नमस्कार छात्रों, मैं गौतम भाई अहिरे सुमन हाई स्कूल नंबर 11 हिंदी विषय अध्यापक। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 11 जिसका नाम है एक यात्रा यह भी, इसका हम अध्ययन करेंगे। एक यात्रा यह भी, यह पाठ साहित्य का कहानी प्रकार है और इस पाठ के अर्थात इस कहानी के लेखक हैं रामदरस मिश्र जी। हिंदी के महान साहित्यकों में इनकी गिनती की जाती है। पाठ की शुरुआत करते हैं। पहले परिच्छेद में मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू इस शब्द का अर्थ होता है यात्रा से डरने वाला। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत ही यात्रा से डरता हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। पाला पड़ना यह मुहावरा है। इसका अर्थ होता है संबंध आना। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनशंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से, और सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अपनी मन मर्जी से किराया मांगने वाले ऑटो वालों से परेशानी होती है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह भी चिंता बनी रहती है, ऐसा लेखक कहते हैं। तो पहले परिच्छेद में हमने यह जानकारी प्राप्त की कि लेखक यात्रा भीरू हैं, यात्रा से डरते हैं और सबसे बड़ी परेशानी उनको यह लगती है कि अपनी मन मर्जी से यानी अनशंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से, नए शहर में नए लोगों से चिंता बनी रहती है। यह हमने पहले परिच्छेद में देखा, यानी ऑटो वालों से लेखक परेशान होते हैं, इसलिए वह यात्रा करने से डरते हैं। अब दूसरे परिच्छेद में तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर के लिए जाना पड़ गया। तो इस बार लेखक को यात्रा के लिए जाना ही पड़ा और यात्रा की वजह थी कि डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। तो छात्रों, ग्वालियर यह शहर कौन से राज्य में है? तो ग्वालियर यह शहर मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी और इस यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, इसलिए आश्वस्ति इस शब्द का अर्थ होता है तसल्ली बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए और लेखक को जिस बात का डर था वही हुआ। ग्वालियर के स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। एक नवयुवक रिक्शा वाला उनके पीछे पीछे आने लगा। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई। लेखक और उनकी पत्नी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। उस नवयुवक ऑटो वाले की आवाज़ में इतनी मधुरता और इतना आकर्षण था कि लेखक ने उसकी बात को हाँ कर दी और मान ली। लेखक अपनी पत्नी के साथ उस नवयुवक के ऑटो में यात्रा करने के लिए तैयार हुए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। वह प्रेम भरी बातें लेखक से करता रहा। उसके द्वारा बताए गए वांछित पैसे देकर, वांछित यानी इच्छित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ, तब मालूम हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है और कॉल बेल बजाने के बाद लेखक को पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की यानी अस्पताल की जगह बदल दी है। लेखक ने जब डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई तो मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब ने क्लिनिक की जगह यानी अस्पताल की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूं, और ऑटो वाला जो था उनके कहे बिना लेखक और उनकी पत्नी का इंतजार कर रहा था और जहां अस्पताल था उस जगह पर लेखक और उनकी पत्नी को पहुंचा दिया। लेखक को उस नवयुवक ऑटो वाले ने अस्पताल की जगह पर पहुंचा दिया। तब बाबूजी ने कहा कितने पैसे दूं, तो वह कहने लगा, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना, यानी डॉक्टर से घर से लेकर यह नए अस्पताल का किराया अलग हो गया ना। उस नवयुवक ऑटो वाले ने लेखक से पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा है। अब महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? उस नवयुवक ऑटो वाले ने लेखक से पूछा कि फिर कब आऊँ? लेखक उसके इस सवाल से आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, यानी
यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? तो लेखक जवाब देता है, कल शताब्दी से लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। वह कहता है मोहन, यानी उस नवयुवक ऑटो वाले का नाम मोहन था। मोहन नाम अच्छा है। उस नवयुवक ऑटो वाले ने लेखक को अपना नाम और मोबाइल नंबर भी दे दिया। इसलिए दिया कि अगर कल ग्वालियर शहर घूमना है तो लेखक फ़ोन करके उनको बुला लेंगे। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक ग्वालियर के स्थान दिखाता गया। मुझे यानी लेखक को बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। लेखक को बाबूजी के नाम से और उनकी पत्नी को अम्मा के नाम से वह संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। पूरा ग्वालियर घूमने के बाद जब लेखक होटल में लौटे तो उस नवयुवक ऑटो वाले यानी मोहन को भी चाय के लिए अंदर कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ अंदर आया। चाय पान के साथ उसके साथ पारिवारिक चर्चा शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? लेखक को मोहन ने ग्वालियर के सारे दर्शनीय स्थल दिखाए और सारे दर्शनीय स्थल देखने के बाद लेखक और उनकी पत्नी को जब होटल में छोड़ने आया तो लेखक ने मोहन को भी चाय के लिए कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ अंदर आया। चाय पान के दौरान लेखक और मोहन के बीच पारिवारिक बातें शुरू हुई। लेखक की पत्नी ने उनसे पूछा, यानी मोहन को पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? तो मोहन जवाब देता है, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। यानी उसे मजबूरी के कारण ग्वालियर में आना पड़ा है अपने वतन आगरा को छोड़कर। मोहन पर ऐसी कौन सी मजबूरी आई होगी जो अपने वतन आगरा को छोड़कर ग्वालियर में आया है? उसकी अधिक जानकारी के लिए इस पार्ट का दूसरा पार्ट आपको देखना होगा, इसलिए आप दूसरे पार्ट का इंतज़ार करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।